हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पेज नंबर 29 तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे। यहाँ पे पेज नंबर 30 से हम लोग प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले हम लोग देखे थे आर्थिक समीक्षा केंद्र का। और यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं केंद्रीय आम बजट 2023-24 जो 1 फरवरी को पेश किया गया था। वो बजट के बारे में देखेंगे। तो आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये साल भर का डेटा है जो आपको अगले साल तक जनवरी 2024 तक ये डेटा आपका काम आएगा। कोई भी एग्ज़ाम में अगर डेटा पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, तो इसको ज़्यादा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। और हाँ, पार्ट 9 तक हम लोग ऑलरेडी एक प्ले लिस्ट डाल चुके हैं। जो लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। एसपीडी का करंट अफेयर है जो ईयरली वाला लेटेस्ट वाला है, उसी का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं केंद्रीय आम बजट 2023-24। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को अपना 5वां केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 5वां केंद्रीय बजट था जो निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को पार्लियामेंट में पेश किया। कुल 45.3 लाख करोड़ का बजट पेश किया। पिछले बजट से लगभग 7.5% अधिक है। यह अमृतकाल का पहला बजट है, ठीक है। तो ये याद रखना है, 5वां बजट था इनका। और ये पिछले साल की तुलना में कितना ज़्यादा है, तो 7.5% अधिक है। और कितना का टोटल बजट पेश किया, तो 45.3 लाख करोड़ रुपया का बजट उन्होंने पेश किया। अमृतकाल के लिए जो विजन था, सशक्त और समावेशी अर्थव्यवस्था, ठीक है। युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, मजबूत और स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण। तो ये मेन था अमृतकाल के जो बजट पेश किया, ये विजन था उनका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे है बजट 23-24 की 7 प्राथमिकताएँ, मतलब 7 बातों पे प्राथमिकता दिए थे जिसको सप्तऋषि नाम दिया गया। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। समावेशी विकास, अवसंरचना और निवेश, हरित विकास, वित्तीय क्षेत्र, आखिरी व्यक्ति तक पहुँच, क्षमता और विकास, युवा शक्ति। तो ये 7 बात आप लोग याद रखिएगा। जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये पूछा जा सकता है, लिखने में उनको आसानी होगा। तो इस बार का जो बजट पेश हुआ, उनका जो प्राथमिकताएँ दिए थे 7 बातों पे दिया गया था, और उनका नाम क्या दिया, सप्तऋषि नाम दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बजट अनुमान 2023-24 में देखिए क्या है। कुल व्यय जो है वो 23-24 के लिए रखा गया 45.03 लाख करोड़ रुपीज़ का। पूंजीगत व्यय जो है वो 10.01 लाख करोड़ का अनुमान लगाया है। राजस्व व्यय जो है 35.02 लाख करोड़ का अनुमान लगाया है। प्रभावी पूंजीगत व्यय 13.71 लाख करोड़ का लगा है। कुल प्राप्तियां जो है उधार के अलावा वो 27.2 लाख करोड़ का है। राजस्व प्राप्ति जो होगा वो 26.32 लाख करोड़ का होगा। पूंजी प्राप्तियां जो है 18.70 लाख करोड़ का होगा। राजस्व घाटा जो है 2022-23 में वो 9.90 लाख करोड़, जो कुल जीडीपी का 3.8% रहा। राजस्व घाटा 23-24 में 8.69 लाख करोड़ का जो कि अनुमान लगाया है, जो कि कुल जीडीपी का 2.9% है। तो पिछले वाला जो राजस्व घाटा है उससे थोड़ा कमा है, वो अनुमान है अभी। राजकोषीय घाटा 2022-23 में 16.61 लाख करोड़ का था, जो जीडीपी का लगभग 6.4% था। और राजकोषीय घाटा 23-24 में जो रहने का अनुमान है 17.86 लाख करोड़ रुपया, जो जीडीपी का 5.9% होगा। प्राथमिक घाटा 2023-24 में जो अनुमान लगा है 7.06 लाख करोड़ का होगा, जो जीडीपी का लगभग 2.3% का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे है विशिष्ट मंत्रालयों के लिए आवंटन। कौन मंत्रालय में कितना आवंटन किया गया है उसका हम लोग विवरण यहाँ पे देखेंगे। रक्षा मंत्रालय को दिया गया है 5.9 लाख करोड़ रुपया। सड़क परिवहन और राजमार्ग को दिया गया है 2.70 लाख करोड़ रुपया। रेल मंत्रालय को दिया गया है 2.41 लाख करोड़ रुपया। उपभोक्ता मामले एवं खाद्य में दिया गया है 2.06 लाख करोड़ रुपया। गृह मंत्रालय को दिया गया है 1.96 लाख करोड़ रुपया। शिक्षा मंत्रालय को दिया गया है 1.13 लाख करोड़ रुपया।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय को दिया गया है 1.71 लाख करोड़ रुपया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है 1.6 लाख करोड़ रुपया। कृषि और किसान कल्याण को दिया गया है 1.2 लाख करोड़ रुपया। और संचार मंत्रालय को दिया गया है 1.23 लाख करोड़ रुपया। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो दिया गया है, आवंटन किया है किसके लिए, रक्षा मंत्रालय को दिया गया है 5.9 लाख करोड़ रुपया इसको दिया गया है। सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसमें कितना कितना का आवंटन किया गया है उसकी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे। प्रमुख योजना के लिए धन आवंटन, जैसे अगर हम लोग बात करें तो कितना, जल जीवन मिशन के लिए कितना दिया है, 70,000 करोड़ रुपया दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना दिया गया है, 79,519 करोड़ रुपीज़, 90 करोड़ रुपीज़ दिया गया है। ठीक है। एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल के लिए दिया गया है 5,943 करोड़ रुपया। पीएम किसान योजना के लिए कितना दिया गया है, तो ये 60,000 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। उसके बाद अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 16,000 करोड़ रुपया दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए दिया गया है 38,953 करोड़ रुपया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन है कितना, 36,785 करोड़ रुपया। मनरेगा के लिए दिया गया है 60,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए कितना आवंटन किया है, 20,554 करोड़ रुपया। स्वच्छ भारत मिशन के लिए दिया गया है 12,192 करोड़ रुपया दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13,625 करोड़ रुपया का दिया गया है। फेम स्कीम के लिए 5,172 रुपया का आवंटन किया गया है, 5,172 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है। ठीक है। और यहाँ पे है उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना के लिए 2,491 करोड़ रुपया का आवंटन दिया गया है। तो अगर हम लोग इतना में अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज़्यादा आवंटन किसके लिए दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़ रुपया दिया यहाँ पे आवंटन किया गया है। तो अगर पर्सनली पूछा जाए किस योजना के लिए सबसे ज़्यादा दिया गया है, तो ये दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सबसे ज़्यादा आवंटन मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे हम लोग तो जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपया दिया गया है। ठीक है। तो ये बात थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, अब यहाँ पे है केंद्रीय बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो एक वन लाइनर के फॉर्म में है, आप लोग याद रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7% से बढ़ाने का अनुमान है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपया हो गया है। ठीक है। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास बना रहा है। 2023-24 में 10.5% जीडीपी विकास दर का अनुमान है। 23-24 में जो रहने वाला है जीडीपी दर कितना, 10.5% रहने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम लोग की। ब्याज भुगतान 10.80 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो कि कुल राजस्व व्यय का कितना है, 30.8% है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग कितना रहने का अनुमान है, 5.9% रहने का अनुमान है राजकोषीय घाटा। वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जो नीचे लाया जाएगा वो कितना, 4.5% से नीचे लाया जाएगा। ठीक है। नया व्यवस्था में टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 कर दिया गया है। ठीक है। अब कुल 7 लाख रुपए तक की कमाई वाले पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीर कॉफर्स फंड से मिलने वाले भुगतान टैक्स रहित होगा। आवासीय घर के लिए किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा लगभग 10 करोड़ रुपया हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को 37% से घटा के कितना ला दिया गया है, 25% की गई है। नई कर व्यवस्था में वेतनधारियों को 50,000 और पेंशनधारियों को 15,000 रुपये तक की मासिक कटौती का प्रस्ताव किया गया है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले अवकाश नकदीकरण पर छूट की सीमा बढ़कर 25 लाख रुपया किया गया है। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया गया है, 10 लाख करोड़ रुपया किया गया है। पीएम जनधन योजना के तहत
47.8 करोड़ रुपया जनधन खाते खोले गए हैं। पीएम जनधन योजना के तहत कितने खोले गए खाते? 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। ये देखते हैं हम लोग 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ का टीकाकरण किया गया है। 102 करोड़ लोगों को टीकाकरण किया गया है। कितना लागत लगा के? 220 करोड़ का टीकाकरण हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 करोड़ रुपया का नगद हस्तांतरण किया है। एक बार की नई लघु बचत योजना महिला समान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए उपबंध कराई जाएगी। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपया और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़कर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष स्थापित किया जाएगा, जिससे जो भी ग्रामीण क्षेत्र में युवा रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं, तो इससे उनको मदद मिलेगा। रुपया 2200 करोड़ के परिव्यय पर उच्च मूल्य की बागवानी फसलों के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत पारंपरिक कारीगरों को, शिल्पकारों को और कौशल परीक्षण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा। ठीक है। DAY NRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूह को बड़े उत्पाद उद्यमों में परिवर्तन किया जाएगा। MSME को 2 लाख करोड़ रुपया का अतिरिक्त मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। MSME मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज है। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विश्वास से विश्वासवन लाया जाएगा। सरकार और सरकारी उपक्रमों को संविदागत विवादों को निपटने के लिए विश्वास से विश्वास 2 लाया जाएगा। ठीक है, जिसमें सरकार और सरकारी उपकरण को जो भी विवाद है उसको निपटाया जाएगा। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट के आवंटन को पिछले वर्ष के 5.25 लाख रुपया से करोड़ से बढ़ाकर इतना करोड़ कर दिया गया है, 5,93,537.64 करोड़ कर दिया गया है। रक्षा पेंशन के लिए अलग से 1,38,205 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। याद रखिएगा, ये थोड़ा याद रखिएगा। रक्षा पेंशन के लिए कितना अलग से 1,38,205 करोड़ रुपया अतिरिक्त आवंटन किया गया है। 1.62 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं, जिसमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत, अन्य सैनिक हार्डवेयर खरीदना क्या शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक किया गया है। 5G एप्लीकेशन के लिए 100 प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। ये याद रख लीजिएगा। 5G जो मोबाइल में आप लोग यूज करते हैं, तो 5G एप्लीकेशनों के लिए 100 प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी पूरे इंडिया भर में। आगे है न्याय के कुशल प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई-अदालत परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा। देखिए, एनीमिया जो कि एनीमिया जड़ से ख़त्म किया जा सके। इस बजट में पेश किया गया है कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज का स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे अगले 3 वर्षों में, जिसके तहत लगभग 38,000 शिक्षकों और सहायता कर्मचारियों की भी भर्ती की जाएगी। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। रेलवे की नई परियोजना के लिए 75,000 करोड़ रुपया का फंड आवंटित किया गया है। देश भर में 100 नई योजना की शुरुआत की जाएगी जो कि रेलवे से रिलेटेड होगा। वर्ष 2023-24 में के बजट
के बजट अनुमान में लाइन के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.51 लाख रुपया की रखी है कि जो उससे क्या हो जाएगा, मरम्मत किया जाएगा। ठीक है, वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान में लाइनों के संचालन पर हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 487.51 करोड़ रुपया रखी गई है। ये है 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीकॉप्टर, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि UIDF के स्थापना द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान के तहत डिजी लॉकर और आधार को पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। दस्तावेज को सुरक्षित स्टोर करने और साझा के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी की संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए, गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें क्या होगा, अपशिष्ट से आमदनी का स्रोत बनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि जो अपशिष्ट, जो कचरा है, उससे क्या किया जाएगा, बिजली या कुछ भी उत्पादन कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, किसान को इनकम हो। 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। आगे है अपर भद्र परियोजना को स्थायी सूक्ष्म सिंचाई प्रदान करने और पेयजल के लिए सही टैंक को भरने के लिए रुपया 5300 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया और मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत के लिए कार्य करें के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि भारत के जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं इसमें भाग ले सके, उसके क्षेत्र में कुछ कर सके। राज्य और केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए PM परिणाम कार्यक्रम शुरू किया गया है। पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी कार्यों के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम अधिसूचना किया जाएगा। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। मिस्ट्री के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस, या अगर आप लोग बात करें ग्लोबल वार्मिंग के तहत जो जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है, तो मिस्ट्री योजना के तहत इसको क्या किया जाएगा, मैंग्रोव जो पौधा है उसको लगाया जाएगा तटीय पर। तटीय का मतलब है कि जो ये समुद्र के तट वाले है, ये वाला इलाका पे लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शुरू किया जाएगा। प्राचीन पांडुलिपि के डिजिटीकरण के लिए भारत श्री योजना, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। प्राचीन जो पांडुलिपि है उसको क्या करेगा, डिजिटलाइज करके रखा जाएगा। किस योजना के तहत, भारत श्री योजना के तहत। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं केंद्र सरकार का पैसा, ठीक है, जो 2023-24 के लिए बजट का अनुमान है, ठीक है, वो करोड़ में है। तो ये देख लीजिए, ब्याज का है, ब्याज से इतना पैसा आने वाला है, परिवहन से इतना, रक्षा से इतना, ठीक है, सब्सिडी इतना, राज्य के अंतरण इतना, ग्रामीण विकास। तो ये डेटा आप लोग एक बार देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को थोड़ा दिमाग में आ जाए। वाले हैं कि केंद्र सरकार की योजना और उसका कुछ परिचय, कब स्टार्ट हुआ था, किस काम के लिए किया गया था, तो ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला योजना है नमामि गंगे योजना। 2014 में इसका प्रारंभ किया गया था। 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा
गंगा नदी के संरक्षण व शुद्धि हेतु ये कार्यक्रम चलाया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाया गया था 28 अगस्त 2014 को, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया था। सभी परिवार में कम से कम एक बैंक खाता हो, इस उद्देश्य से चलाया गया था। 26 फरवरी 2020 तक लगभग 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और इसमें लाभ क्या है, 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा आपको मिल जाएगा, 30,000 रुपये का जीवन बीमा मिल जाएगा आपको। ठीक है। मेक इन इंडिया चलाया गया था 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो भी सामान बनाया जाए वो कहाँ पे बनाया जाए, इंडिया में बनाया जाए, इसलिए स्टार्ट किया गया था। अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर यह चलाया गया था। प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गाँव तथा 2024 तक 8 गाँव को गोद लेकर विकसित करने का काम करने का है। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष अभियान चला था 25 दिसंबर 2014 को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों को कवर किया गया था: डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खासरा, हेपेटाइटिस बी। तो याद रखिएगा, मिशन इंद्रधनुष के तहत कुल कितने बीमारी कवर किए जाते हैं, 7 बीमारियों का टीकाकरण किया जाता है। उसके बाद है पहल योजना, 1 जनवरी 2015 को चलाया गया था। DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम भी कहलाता है ये, और इसमें जो सब्सिडी दिया जाता है LPG खरीदने पे वो डायरेक्ट बैंक में आपका ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद है हृदय योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हृदय का मतलब होता है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। उद्देश्य क्या था, चयनित 12 शहर को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना, इसका मेन लक्ष्य था, उद्देश्य था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ किया गया था 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था इसका क्या, लैंगिक समानता, मतलब सेक्स रेशियो को मेंटेन करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे आइए, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मुद्रा क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसका उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, जैसे प्रकार कितना था, शिशु, किशोर और तरुण, वो बंद करना। शिशु के तहत 50,000 का लोन आपको मिल सकता है, किशोर है तो आपको 5 लाख तक का, और तरुण है तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। उसके बाद है उज्ज्वला योजना, 1 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। उज्ज्वला मतलब होता है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसका उद्देश्य था बिजली खपत के लिए LED बल्ब का मूल्य पर वितरण, कम मूल्यों पर वितरण करना था इसका मुख्य उद्देश्य। अगला है अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ किया गया था 1 मई 2015 को, वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों को बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है अमृत योजना। अमृत योजना स्टार्ट किया गया था 24 जून 2015 को। अमृत का मतलब होता है अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसके अंतर्गत जो है, इस योजना का अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने तथा 500 शहर के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है इसमें। ठीक है, चलिए यहाँ पे है स्मार्ट सिटी मिशन योजना। शुभारंभ कितना हो गया था, 25 जून 2015 को। इसमें 100 शहरों का चयन किया गया और उसका विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। प्रधानमंत्री आवास योजना कब स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था 25 जून 2015 को। 2022 तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। सरकारी सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक जनता को उपलब्ध करना, मतलब सरकारी सेवा को इलेक्ट्रिकली क्या करेगा, जनता को उपलब्ध कराएगा। जैसे आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना, आवासीय बनाना है, तो ये आपको डिजिटली रूप से ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह का डिजिटल मिशन योजना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, तो ये स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2015 को की गई थी। किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना था इसका उद्देश्य। अगला मिशन है स्किल इंडिया मिशन। अब इसके तहत क्या हो रहा था, स्किल इंडिया मिशन के तहत, एक मिनट, इसके अंतर्गत है, शुभारंभ इसका हुआ था क्या,
15 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना मेन उद्देश्य था इसका। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है, तो ये स्टार्ट किया गया था 25 जुलाई 2015 को। सभी गाँव में विद्युतीकरण करना ये मेन उद्देश्य था इनका। सागरमाला परियोजना क्या था, तो ये स्टार्ट हुआ था 31 जुलाई 2015 को। बंदरगाहों को विकास करना तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ने का काम किया गया था इसके तहत, सागरमाला परियोजना के तहत। उसके बाद है उदय योजना। उदय योजना क्या है, तो ये 5 नवंबर 2015 को कोयले एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उज्ज्वल डिस्कॉम एजुरेंस योजना इसका नाम था, उदय का फुल फॉर्म। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था, तो ये है झारखंड। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन योजना ये स्टार्ट किया गया था 22 फरवरी 2016 को। गांव का क्लस्टर आधारित विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सेतु भारतम योजना स्टार्ट किया गया था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए, मतलब ये इसका मुख्य उद्देश्य था सेतु भारतम का। उसके बाद है स्टैंड अप इंडिया का। स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया गया था 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नई कंपनी स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण मुहैया कराना। अगर मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप आप खोल रहे हैं तो सरकार आपको मदद करेगा, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण आपको देंगे। उड़ान योजना स्टार्ट किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक था इनका पूरा नाम, और इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये था देश में आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। उड़ान उड़े देश के आम नागरिक। दीक्षा पोर्टल इसका शुभारंभ हुआ था 1 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक था। आगे है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवार को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवार को प्रति कनेक्शन 1600 रुपया की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 1600 रुपया में एलपीजी कनेक्शन दिया जाता था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना भी इसको कहा जाता है। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया था झारखंड की राजधानी रांची से, और गरीब परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा योजना मुहैया कराया था इस योजना के तहत। इधर यह है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना क्या था, तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 3 नवंबर 2017 को। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एंड ए हॉबी, जो कि 6 से 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह के रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। इसका लाभ जो था अधिकतम 40 छात्र को कुल 6000 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये योजना था दीनदयाल स्पर्श योजना। उसके बाद है आगे प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। 21 जुलाई 2017 को स्टार्ट किया गया था। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी रिटर्न मिलेगा। तो ये था मैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको सौभाग्य कहा जाता है, सौभाग्य योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य था देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना था। 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। उद्देश्य था देश के सभी किसानों को 6000 रुपया प्रत्यक्ष आय सहायता देना। यह सहायता 2-2 हज़ार करके 3 टर्म में दिया जाएगा 1 साल में। ठीक है, चलिए अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत इस योजना के शुभारंभ किया गया था 15 फरवरी 2019 को। योजना के पात्र जो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, वही इसके लाभ ले सकते हैं। 60 वर्ष आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, यह स्टार्ट किया गया था 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में, और ये 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम जो रुपया है 3,000 प्रति माह पेंशन दिए जाएंगे। और 18 से 40 वर्ष के किसान जिसके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है वो इनके लाभ के हकदार होंगे।
अग्निपथ योजना जो बहुत ही हंगामा किया था लोगों ने, देखते हैं उसको। अग्निपथ योजना का जो घोषणा किया गया था 24 जून 2022 को घोषणा किया गया था। योग्यता इसके है 10वीं 12वीं पास। जो आयु है 17 एज से लेके 21 से 23 वर्ष तक की जो आयु के है वही ये फायदा ले सकते हैं। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल सेना, जल सेना, वायु सेना में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपया का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन अस्थायी रूप से किया जाएगा। तो ये था अग्निपथ योजना। यहीं पे एंड करते हैं। तो याद रखिएगा पेज नंबर 33 तक हम लोग कवर किए हैं। फिर हम लोग आगे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पेज नंबर 34 से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। आई होप कि SPD का एक करंट अफेयर का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।